उसके जो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक मेरे ख्याल में कोई 4-5 साल का है, दूसरे कोई 7वीं जमात में बच्ची पढ़ती, कहाँ जाएंगे ये लोग। और ये हमारी सरदार जो हमारे भाई हैं, इन मुश्किल हालात में, इतनी तकलीफ दे हालात में ये लोग हमारे साथ यहाँ डटे रहे, बने रहे। आज उन पे भी अटैक हो गया, इसकी जितनी मजम्मत हो मुझे लगता है वो कम है। महबूबा मुफ्ती को आप सुन रहे थे कि हालात जो ख़राब हुए हैं इसके पीछे, कुछ हालात ख़राब करने के पीछे मरकज़ का भी हाथ है और उनकी तरफ से पॉलिसीज़ को अडॉप्ट नहीं किया गया। बहरहाल अपनी अपनी बात हर जगह है। फ़िलहाल ख़बर यही है कि आज सियासी पारा बहुत ज़्यादा गर्म है, जम्मू से लेकर श्रीनगर। इस पर ज़रा बात करूँगा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन और तर्जमान बापत जम्मू कश्मीर डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी साहिबा ज्वाइन कर चुकी है। मेरे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर रूप भट्ट साहब ज्वाइन कर चुके हैं और मेरे साथ दिल्ली से सतीश मालदार साहब, जो कश्मीरी पंडित भी है लेकिन फ्रॉम द डे वन एक यूनिक बात हमेशा कहते आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी, आपके पास ही आऊँगा, चूँकि आप हमारे साथ लाइव पे ज्वाइन नहीं किए, आप फ़ोन पर हमारे साथ है। ये जो हालात आज के हैं, इसे आप कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे? क्योंकि आज भी हमने देखा कि जम्मू से लेकर श्रीनगर तक गुस्सा बहुत लोगों के अंदर है, दहशत भी है, और उस पर जो बयानात सामने आए हैं, अभी एक बयान मैंने प्ले कर दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नाकिस कारकर्दगी और पॉलिसी फेलियर्स की वजह से ही जम्मू कश्मीर के आज हालात ऐसे बने हैं कि हर आदमी घर छोड़ने के लिए तैयार है। गवर्नर साहब, आपने महबूबा मुफ्ती साहिबा का जो अभी चलाया, जो वो कह रही थी, उनको भी मैं याद दिलाना चाहती हूँ और आपके ज़रिए से कि ये हालात आज नहीं बने हुए हैं। हालात 90 से जम्मू कश्मीर में ऐसे रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है कि हमारे यहाँ ये साजिशें होती रही हैं। ये कौन सी ताकतें जो हमेशा अमन के दरमियान खलल पैदा कर देती हैं, ये कहाँ से आती है और इनको नाम पड़ता है नाम मालूम बंदूक बरदार। मैं ये कहना चाहूंगी कि जब महबूबा साहिबा खुद इक्तदार में थी, खुद सीएम थी, उनके पापा थे, खुद भी बो रही, तो तब क्या हालात सही थे? तब हालात ऐसे कश्मीर में नहीं थे। जब हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब और उनके बेटे गवर्नमेंट चला रहे थे, तब कितने नामालूम बंदूक बरदारों ने, कितने जो मासूम हलाकतें हो रही थी, कितनी हो रही थी। ये हम नहीं कहेंगे कि आज भी होनी चाहिए, बल्कि ये कहेंगे कि जब ये देखते हैं कि कोई और उनके बगैर कुर्सी पे है, तो वो सियासी आग लगाना चाहते हैं। और इनका मकसद है, जब अमन कश्मीर में पूरी तरह से लग रहा था कि अब अमन वापस आ गया, तो ये मैडम साहिबा निकली सड़कों पे और कहा कि यहाँ पे अब कत्लो गारत हो जाएगा। और वो कत्लो गारत आज हो रहा है। हमें लगता है इन सब चीजों के पीछे इन सबों का हाथ है, जिन्होंने अमन के दरमियान ये बातें कही। लेकिन जो हो रहा है, जो भी हो रहा है, चाहे वो हिंदू फैमिली का बच्चा मर रहा है, चाहे वो सरदार फैमिली का बच्चा मर रहा है, चाहे वो मुसलमान फैमिली का बच्चा मर रहा है, वो कश्मीरी मर रहा है, और उसके लिए जितनी भी मजम्मत की जाए वो बहुत कम है। लेकिन ये सियासी आग लगाने वाले, ये सियासतदान जो कुर्सियों पे भी बैठ के सियासत कर रहे थे और आग लगा रहे थे पूरे जम्मू कश्मीर में, और आज जब इक़्तिदार से बाहर है, उनका काम है आग लगाना। दरख्शान अंद्राबी साहिबा, ये सरकार की, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीजेपी को, तो बीजेपी गवर्नमेंट में है, इसलिए मैं ये इस तरीके का सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये सरकार की मैं बेबसी समझ रहा हूँ या सरकार कभी बेबस नहीं, सरकार कभी बेबस नहीं होती है, बल्कि ऐसे इक़्तिदाम करने पड़ते हैं गौहर साहब कि जिससे लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। क्योंकि हम अंधाधुंध तशद्दुद नहीं कर सकते हैं। सरकार को देखना है कि मेरे मासूम जो लोग हैं वो उस तशद्दुद का शिकार ना हो जाए। क्योंकि जब बाकी लोग इक़्तिदार में थे, हम अभी ये नहीं कहना चाहते हैं कि कब क्या हुआ, हम ये कहना चाहते हैं आज कश्मीर में
आग लगी हुई है। राइट, लोग मर स्टैंड बाय रहे रहिए हैं। मेरे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के भी सीनियर लीडर रूप भट्ट साहब है। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। रादर कंडेम किया जाता बंदूक मोड़ दी गई दिल्ली की ओर, कहा गया कि दिल्ली की पॉलिसियों की वजह से ही सारा हो रहा है जी। रादर कंडेमनेशन के पॉलिटिकल स्टैंड लिया गया आज और पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया गया। क्या सही मौका था इस तरीके का बयान देने का? देखिए गौर साहब, हमने सबसे पहले हम इस चीज की मजम्मत करते हैं। जो भी हुआ गलत हुआ। एक बेगुनाह का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, चाहे वो मुसलमान मरे, सिख मरे, हमारे पंडित भाई मरे, जो भी मरता है, अगर कोई बेगुनाह मरता है, ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। इसकी हम जितनी भी कंडमनेशन करें वो कम है, इसकी हम मजम्मत करते हैं। हमने 90s में भी देखा यहाँ कि जब यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं नाम नहीं था, मिलिटेंसी का बोलबाला था, मगर तब भी कोई इनसिक्योर, यहाँ कोई हमारा माइनॉरिटी का कोई, चाहे वो हिंदू था या सिख था, यहाँ कोई जो है इनसिक्योर फील नहीं करता था, जबकि मिलिटेंसी अरूज पे थी और सारा कुछ जो है सब अपने आप को सिक्योर फील करते थे। आज ऐसा क्या हो रहा है कि ऐसी क्या पोलराइजेशन हो रही है कि यहाँ सारे इंसान जो है इनसिक्योर फील कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि ये इनकी नाकस पॉलिसीज है, नाकस कारकर्दगी है, उसकी वजह से जो परसेप्शन बन रहा है उसी का ये नतीजा है। अदरवाइज हमने तो देखा था, माजी में भी हमने देखा था, इतने हालात खराब थे कि कहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, फिर भी यहाँ के सिख, यहाँ के पंडित, यहाँ के मुसलमान इनसिक्योर नहीं फील कर रहे थे। तो ये आप कैसे कह रहे हैं कि वो इनसिक्योर फील नहीं कर रहे थे? वंधामा मैसेकर हमारे सामने है जी, छठी सिंहपुरा हमारे सामने है, आपका बड़गाम के एरिया में जिस तरीके का माहौल हुआ हमारे सामने है। एक बात सुन लीजिए, बड़गाम में जो कुछ हुआ हमारे सामने है, और उसके बाद जो छोटी मोटी एक माइनर बचे खुचे लोग थे वो भी भागे थे, मुश्किल से वो रहे, बाद में हालात को बनाने की कोशिश की गई। तो ये कहना कि जनाब दिल्ली से पॉलिसियां थी, तो उस वक्त भी क्या मैं ये मानूं? देखिए ये इन्हीं का दावा है, दिल्ली वालों का ये दावा है कि यहाँ सब हालात ठीक है। हम बार बार कह रहे हैं यहाँ हालात ठीक नहीं है। जो यहाँ का कोर इशू है उसको एड्रेस करने की जरूरत है। हमें हकीकत पसंद बनना पड़ेगा। जो यहाँ रियल इशू है उस पर अगर हम बात करते हैं, हम यहाँ जो भी मरता है, जम्मू कश्मीर का बाशिंदा मरता है, चाहे वो यहाँ का हिंदू मरे, पंडित मरे, सिख मरे या मुसलमान मरे, सब कश्मीरी मर रहे हैं। हम यही हमारी पॉलिसी रही है पीडीपी की। हम बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ हालात ठीक नहीं है। जरूरत है कि यहाँ पॉलिटिकल डायलॉग हो, जितने भी यहाँ स्टेक होल्डर्स है उन सबसे बात हो, तब जाके ये मसला ठीक हो सकता है। अब शायद आपको माजी की ओर थोड़ी देर में ले जाऊंगा, मैं आपको ले जाऊंगा बट साहब थोड़ी देर में मैं आपको माजी की ओर ले जाऊंगा। ये पॉलिटिकल डायलॉग वाली गेम पॉलिसी बड़ी अच्छी लगती है सुनने में। शुरुआत आपने भी करवाई थी और उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी वो चलवा दूंगा, थोड़ी देर में आपको पता लगेगा। लेकिन सतीश जी, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। क्या वक्त पॉलिटिक्स का है या वे फॉरवर्ड का है? जिस तरीके के स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्या आज के दिन सियासत करनी थी या जख्मों पर मरहम करना था? सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप डीजीपी साहब का एक बयान आया था कल, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कश्मीरी मुसलमान को बदनाम करने की साजिश है। अगर साजिश है तो वो क्यों नहीं बताते कि किसकी साजिश है? बिल्कुल, उन्होंने जो ये शब्द इस्तेमाल किए हैं तो इसकी तरफ ये कहीं और इशारा दे रहा है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो है कि जनरलाइज काइंड ऑफ ए थिंग करने की बात है कि यहाँ पर मुसलमान भी मरते हैं, हिंदू भी मरते हैं, नो डाउट। यहाँ पर हमारे अवाम कौम को ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर मातम की चिंगारी नहीं लगी है। पर दुख इस बात का है कि कल जो हमारी बहन सरदारनी थी और जो आदमी था वहां पर चांद जी, उनकी शिनाख्त की गई एज ए हिंदू और उसके बाद मारा गया। इस बात को ऑन द बेस ऑफ द रिलीजन क्यों किया गया? अगर टेररिज्म है, दैट इज यस वी कंडेम इट्स टेररिज्म। कोई भी हमारा कश्मीर का मारा गया, बट ये किसी ने अभी तक कंडेम नहीं किया। लेकिन यहाँ पर मैं सतीश जी, मैं जाती तौर पर इस पूरे वाक़े की तो मजम्मत कल भी कर चुका हूँ, नहीं होना चाहिए क्योंकि इंसानियत का कत्ल हुआ और उस्ताद का कत्ल होना मतलब बहुत चीज़ है मेरे लिए।
लेकिन कल हमने आई विटनेसेस को देखा जो वहाँ पर मौजूद थे, उनका मानना था कि हम जी एक कमरे में थे और ये दोनों सर, मैडम और सर जो बाहर से आ रहे थे और हम अंदर ही थे, तो बाहर फायर हुआ। उसके बाद जब हम बाहर आए तो हालात बड़े ख़राब हो गए थे। तो ये नरेटिव पेश करना कि अंदर से क्या कुछ हुआ, अभी पुलिस भी महव तहकीकात है, लेकिन एक नरेटिव पेश किया जा रहा है कि जनाब ये तो ऐसे हुआ था, जबकि ऑन स्पॉट जो लोग मौजूद थे वो इसको मानने से इनकार कर रहे हैं। That's why मैंने तभी आपसे कहा, मैंने तभी आपसे पहले नहीं कहा, डीजीपी साहब का ये बयान है कि कश्मीरी मुसलमान को बदनाम करने की साजिश है, और उसके बाद हमारे ही वहां पर जो जाते हैं, जो जर्नलिस्ट जाते हैं, जो लोग जाते हैं, वो ये कहते हैं कि ऑन द बेस ऑफ द रिलीजन दे वेर किल्ड, सो विच इज जो एक बहुत ही गलत बात है। ये हमारे लोग हैं, चाहे मुसलमान है, कश्मीर है, सरदार है, कोई भी है, साथ मिलके सब ने मुसीबतें झेली हैं, सब ने मुसीबतें झेली हैं। ऐसा क्या हो गया कि एक इंसान आम नागरिक को मारा जा रहा है? किस लिए मारा जाता है? ये कौन सी आजादी है? ये किस चीज की राइट्स की बात है? अगर हमने किसी चीज की आजादी लड़नी है, किसी चीज का 300 अगेंस्ट में बात करनी है, तो अवाम, जो आम आदमी है जिसका इस चीज के साथ कोई लेना देना नहीं है, उसको क्यों मारा जा रहा है? मैं ये पूरे कश्मीर के लोगों से पूछना चाहता हूं, अपने भाइयों से पूछना चाहता हूं, जो भी है भाई मेरे को ये तो बता दो कि मेरे लोग, जो अवाम है, जो बच्चे हैं, जो माएँ हैं, उनके घरों में ऐसा क्यों किया जाता है? उनको यतीम क्यों किया जाता है? बड़ा सवाल है जी। लेकिन चूंकि एक स्टेटमेंट मैंने दिखा दिया, उमर अब्दुल्ला को जरा प्ले कीजिएगा जल्दी से। उमर अब्दुल्ला भी आज गए, लेकिन बातों बातों में एक बड़ी बात उमर अब्दुल्ला साहब भी कहा कि जरा उसका रिएक्शन भी लेना आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने भी बातों बातों में निशाना दिल्ली की ओर ही साधा है। ये वक्त सियासत करने का नहीं है, न मेरा इस तरह का कोई इरादा है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को समझाएं आखिरकार ये कहाँ पे फेलियर हुआ, क्योंकि ये मुझे कोई ना कहे कि हमें इस तरह की खबर नहीं थी। हुकूमत से दूर रह के भी पिछले लगातार 1.5-2 महीने से मैं सुनता आ रहा हूं कि यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज को निशाना बनाया जाएगा, और ये मैं बहुत ही जिम्मेदार लोगों से सुन रहा था। तो अगर ये खबर मुझ तक पहुंच सकती थी, तो जो लोग आज इंतजामिया के लिए जिम्मेदार हैं, क्या ये खबर उन तक नहीं पहुंची? और अगर ये खबर उन तक पहुंची तो उन्होंने इसके बारे में किया क्यों नहीं कुछ? बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जी। उमर कह रहे हैं कि मैंने जी 1.5 महीने से मैं ये सुन रहा हूँ, अगर मैं सरकार में नहीं हूँ लेकिन मेरे पास इनपुट्स थे, फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ सुन रहा था। तो क्या सरकार को इस बात का इल्म नहीं था? आज भी हमने देखा कि एक बड़े अखबार ने इस बात का खुलासा पेश किया था कि जनाब पिछले 2 महीने से इंटेलिजेंस इनपुट था, ऐसा होगा। डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी साहिबा, क्या सरकार ने लाइटली लिया मामलात को? इस खुशी में रहे कि 60-70 मिनिस्टर आ रहे हैं जी, लोग उनसे मिल रहे हैं, वो जा रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, तो ऑल इज वेल, इसलिए कुछ नहीं होगा? ऐसा तो हम कह नहीं सकते हैं कि अगर इनपुट्स थे कि सरकार बिल्कुल गहरी नींद में रही, ऐसा तो होता ही नहीं है। सरकार के पास अगर इनपुट्स ऐसे होते हैं, देखिए उमर साहब की अपनी जुबान है और अपना तरीका है कहने की, और वो कह रहे हैं कि हम सियासत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा सियासत ही करते आ रहे हैं 70 सालों से। आज भी उनका स्टेटमेंट में उतना उस गहराई से नहीं ले सकती हूँ कि वो जो कह रहे हैं उनके पास इनपुट्स थे, तो ये अभी सियासत का ही दाव पेच वो खेल रहे हैं। लेकिन अगर सरकार के पास ऐसे इनपुट्स होते तो शायद ये गलतियां नहीं होती, क्योंकि ऐसी बातें पहले नहीं होती है। ऐसी बातें कैसे हो सकती हैं कि पहले ही पता हो कि कौन सी बात कब होनी है? अगर होता तो शायद कभी गलत नहीं होता। तो इस बात को मैं सरियन खारिज कर देती हूँ कि वो पहले से मालूम होगा किसको निशाना बनाना है। तो फिर अगर ऐसा नहीं था, वो कह रहे थे कि देखिए इनपुट्स तो ये थे कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को बनाया जाएगा। एवं कि एक अखबार ने यहाँ तक लिखा कि बीजेपी के वर्कर्स को बनाया जा सकता है, अपनी पार्टी को बनाया जा सकता है, कुछ और लोगों को बनाया जा सकता है। अगर मीडिया तक ये रसाई आ गई रिपोर्ट की, तो ये तो बड़ा सवाल है कि क्या वजीर दाखिला साहब की नोटिस में यह मामला नहीं था? देखिए, ये अगर मालूम होता कि जब आपने देखा कि पिछले काफी अरसे से बहुत सारी किलिंग्स हो गई, उसमें बीजेपी के वर्कर्स भी मारे गए और बाकी जमातों के भी वर्कर्स मारे गए,
और ऐसा नहीं है कि सरकार ख्वाबे गफलत में है, सरकार तो देख रही है, आए दिन आप देख रहे हैं ऑपरेशंस हो रहे हैं, मिलिटेंट्स को पकड़ा जा रहा है, ऑपरेशंस हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खुले आम लोगों को छोड़ दिया जा रहा है और वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये हादसे होते हैं और जानबूझकर कोई ना कोई माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है, जबकि मालूम है कि सरकार अभी बहुत ध्यान दे रही है जम्मू कश्मीर की तरफ, और वजीर आ रहे हैं, जैसे आपने ही फरमाया, वज़रा आ रहे हैं और डेवलपमेंट की तरफ जम्मू कश्मीर को लिया जा रहा है। और उसमें कोई खलल कर रहा है, वो कौन से तत्व है, चाहे वो अंदरूनी है या बीरूनी, जो भी ऐसे लोग होते हैं उनका काम ही होता है। लेकिन अफसोस सिर्फ ये बात है कि इस चीज में हमारी इंसानी जानें जाया हो रही है, चाहे वो माइनॉरिटी का है या मेजॉरिटी का, हमारे घरों के चिराग बुझ रहे हैं। सतीश जी, दोनों स्टेटमेंट आई जस्ट वांट टू से, मैं मैडम की बात को यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, मैडम साहिबा, हमने आज हमारे ही कुछ लोगों ने ईमेल्स जो की हैं गवर्नर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को 3 महीने पहले, ये बड़ी बात है, पता नहीं है, ये ताजुब वाली बात है। ट्विटर पे सबको पता है, फेसबुक पे मेल्स को शेयर किया गया है कि हम 3 महीने से लोगों को बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये जो दिक्कतें होने वाली है, और आप कह रहे हैं ऐसा हो ही नहीं रहा है। आप ये देखिए आज की डेट में कोई भी आदमी गवर्नमेंट हाउस में मीटिंग में बात बताने के लिए जा रहा है, उसको तो समय नहीं दिया जाता, बिकॉज एवरी एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इज बिजी। कि पिछले 3 महीने से लगा हुआ है, यूनियन मिनिस्टर आ रहे हैं, हम यहाँ पर सतीश जी एक चीज मैं और जानना चाहूंगा। सतीश जी, आप कह रहे हैं कि देखिए आप जैसे बड़े सिविल सोसाइटी के लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को इन लूप रखा कि जनाब हमें खतरा लग रहा है और इनपुट्स कुछ और आ रहे हैं, क्या मैं इसको ऐसे मानूं कि कहीं आप सेंस कर पा रहे थे कुछ होगा? यस, तो रेस्पॉन्ड क्या था? आदमी को पता है तो इंटेलिजेंस कहां का, इंटेलिजेंस वेयर इज इंटेलिजेंस, ये तो कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर है। जब हम लिखित में दे रहे हैं, ये भी नहीं जबानी, लिखित में दे रहे हैं कि हमको लग रहा है ऐसा होने वाला है, प्लीज आप यहां पर देख लीजिए, इस बात की संज्ञान लीजिए कि ऐसा कुछ ना हो। तो अब देखिए, मुझे यह भी याद है सतीश, जब आपने बैक टू वैली का प्रोग्राम बनाया था, हालात ऐसे नहीं थे, थोड़े से बेहतर थे, लेकिन आपने डिसीजन लिया था, सब लोगों ने सराहा था उसको। अब आप लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, लोग आपसे बात कर रहे हैं, आप संपर्क में होंगे, क्या कुछ आप सेंस कर पा रहे हैं अभी जो लोग श्रीनगर के अंदर हैं? देखिए, अभी मैं बता रहा हूं, मैं आपके माध्यम से टीवी पे बता रहा हूं, आपको भी बता रहा हूं, इन्होंने जो अभी एक पोर्टल खोला जिसमें डिस्ट्रेस सेल के लिए किया है, इसके पीछे भी एक लैंड माफिया है, इसकी वजह से भी माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाएगा। हमने इनको पहले बोला कि भाई हमको मिना की तरह कॉलोनी बना दो, हमें राजबाग की तरह कॉलोनी बना दो, जिसमें सरदार, मुसलमान, कश्मीरी पंडित इकट्ठे रहेंगे। जिसने बेचा, जैसे तैसे बेचा, ठीक है, बेच दिया। आज की डेट में मेरे कश्मीर के लोगों को तंग मत करो, बट इन्होंने वही पोर्टल आज खोल दिया, वो लैंड माफिया। और आज की डेट में आप देखना, आने वाले समय में बहुत माइनॉरिटीज के लोगों को कत्ल किया जाएगा इसी वजह से, और ये लोग समझने को तैयार हैं। 3 साल से हम इनको कह रहे हैं कि हमें थोड़ी सी जगह दे दीजिए, हम अलग से रहेंगे, कोई परेशानी। अगर जिसने जो बेचा, कोई बात नहीं, एनक्रोचमेंट की बात है, आप एनक्रोचमेंट को रिकवर कर दीजिए, कोई परेशानी बात नहीं, हमें जगह दीजिए, हमें जगह दीजिए, हम अलग से रहेंगे, सारे मिलकर कंपोजिट कल्चर में रहेंगे। हमने कौन सा गुनाह कर रहे हैं, पर नहीं हम आपस में यहाँ पर साथ फुड़वा एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। क्यों? ये तो जानबूझ के हो रहा है। अब ये आप देख लीजिए, डीजीपी साहब खुद कह रहे हैं कि कश्मीरी को जानबूझ के ये बदनाम करने के, तो साजिश है कि भी जानबूझ के ये किया जा रहा है, इंस्टिगेट किया जा रहा है। रूप, क्या वक्त आ गया है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को भी फोरफ्रंट पर आकर पॉलिटिक्स से हटकर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए कुछ अब कदम उठाने पड़ेंगे? हम आज तक देख रहे थे सिविल सोसाइटी ने आना है जी, 10 लोगों ने आना है, हो सकता है उनकी उतनी रसाई ना हो जितनी मैडम महबूबा की हो, अगर वो पॉलिटिक्स को छोड़कर फिलहाल एक वो निज़ाम बनाए, जो लोग अभी रुके हैं वो रुक के रहें, वो वहाँ से ना निकले, एक सिस्टम के साथ हाथ मिलाएं। देखिए, पहले ये यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट्स है उन पे ब्लेम कर रहे थे कि उनकी वजह से यहाँ हालात खराब है। आप उसके बाद 2019 के बाद जितनी भी ये पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं, कभी यहाँ के यूथ को तंग कर रहे हैं, कभी लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं, कभी यहाँ के हमारे जो फोरफ्रंट जिन्होंने वॉरियर्स रहे ये कोविड में, उन लोगों को निकाला, तो कभी कर्फ्यू लगा रहे हैं, कभी जो है रात को जो है छापे डाल रहे हैं।
ये सारी कुर्बानियां अगर हम पीस के लिए दे रहे हैं तो फिर पीस कहां है? अगर इतनी कुर्बानियां कश्मीरी लोग दे रहे हैं कि उनको घरों से रात में निकाला जाता है, बच्चों को जो है जेल भेजा जा रहा है, यहाँ लोगों को नौकरियां जो है उनसे छीनी जा रही है, यहाँ के जो है जर्नलिस्ट हो, यहाँ का ब्यूरोक्रेट हो, यहाँ का पॉलिटिशियन हो, उसको बात करने का हक नहीं है। तो अगर ये सारा कुछ पीस के लिए हो रहा है तो पीस कहां है? तो किस पे ये जिम्मेदारी आयद हो रही है? ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको जो है, ये किस पे चढ़ रही है? हमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये डायरेक्ट, तो वही आज यहाँ के अफेयर्स देख रहे हैं, यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है उस पे जो ये जिम्मेदारी आयद होती है कि यहाँ के जम्मू कश्मीर के सारे लोग जो है उनको जो है प्रोटेक्शन दे, उनको जो है सिक्योर करे। जब हमारी ये सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं तो फिर इनको क्या हक बनता है कि ये गवर्नमेंट चलाए? राइट सर, ठीक है जी। एक लास्ट कमेंट आपसे लूंगा डॉक्टर साहब, और उसके बाद मैंने सतीश जी के पास भी चलना है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब एट द एंड ऑफ द डे किलिंग्स हुई हैं जी, और डाटा हमारे सामने, आप इसको पढ़ने की बार बार ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि जिस पॉलिसी को लेकर केंद्र सरकार काम कर रहा है, यूनियन गवर्नमेंट काम कर रही है, उस पॉलिसी के अंदर लिक्यूनाज है, किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। सतीश जी कह रहे हैं कि देखिए लिख कर दे रहे हैं तब भी नहीं सुन रहे हैं जी, हम बता रहे हैं कि हम रह कैसे सकते हैं, उस पर भी नहीं हो रही है, और एक माफिया जैसा निज़ाम बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे हर एक की जान को खतरा पैदा हुआ। तो क्या मैं ये मानूं कि अफसरशाही इतनी ज़्यादा है कि पॉलिटिकल से कहीं पर नहीं है? नंबर वन, क्योंकि अब मैं इसलिए इसको इधर की ओर ले रहा हूं, मैं सजाद गनी लोन का ट्वीट देख रहा हूं, उसने सीधे कहा है कि जनाब इन बड़े घोड़ों से नीचे उतरिए और ज़मीनी सूरत हाल देखिए, क्या कुछ लोगों की बात को सुनिए। तो क्या मैं ये समझूं कि जो एंटायर लीडरशिप कश्मीर की है या जम्मू की है वो ये बता रही है कि जनाब लोगों की आवाज़ को सुना जाए और अकॉर्डिंगली फैसले लिए जाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जहां तक सबों की बात सुनने की बात आती है तो लोगों की ही बात आखिर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही शुरू होना है। लेकिन अभी ये हम नहीं कह सकते हैं कि हमारा जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं पर जानबूझकर ये सारा कुछ करा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैंने देखा कि सतीश भाई साहब भी और जो दूसरे बैठे हैं हमारे पैनल पे वो भी, उनका इशारा है कि शायद ये ऐसा नहीं होता है। जब वो भी सरकार में थे तो क्या हम ये जान के चले कि जब वो सरकार चला रहे थे तब वो जानबूझकर ये सारे जो माहौल तब खराब होता था, जब 2016 को हम देखें, 2010 को देखें, 2008 को देखें, क्या वो सरकार में बैठकर फिर यही कर रहे थे जो माहौल तब खराब होता था? तो ये ऐसा नहीं होता है। माहौल ये कोई ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे दुश्मन होते हैं, अनासिर होते हैं जो माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। अब ये सिस्टम के अंदर लोग हैं या सिस्टम के बाहर है? डॉक्टर साहब आपका एक्सपीरियंस क्या कुछ कह रहा है? हाँ, नहीं देखिए, सिस्टम के अंदर कोई खराब करने की बात नहीं आती है। अगर ऐसा होता तो ये निजाम नहीं चलता। और अच्छा, ये मैं इसलिए मैंने ये सवाल पूछा क्योंकि सतीश जी कह रहे थे देखिए हमने जी रिटर्न लिख दिया, हम कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बात सुनी नहीं, तो सिस्टम के अंदर भी तो खामी है। इन्होंने जो ऐसा कहा वो भी सही हो सकता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमने लिख के भेजा। अगर वो गफलत जारी हुई है तो ये बड़े अफसोसनाक की बात है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपको पता हो ये होने वाला है, उसको रोका ना जाए तो वो गलत है। लेकिन सरकार कभी अपने लोगों के लिए गलत नहीं करती है। सरकार प्रोटेक्शन के लिए होती है। सरकार हमेशा प्रोटेक्शन के लिए होती है। सरकार कभी नहीं चाहेगी कि माहौल खराब हो जाए, और ना मरकजी सरकार जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हमें ये मान के चलना चाहिए, तभी हम है सेफ जब हमारे पास प्रोटेक्शन और सरकार। ओके जी, सतीश जी एक लास्ट चीज जो आपसे जानना चाहूंगी, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है जी। अब रेस्टोरेशन, ये जो एतमाद की फिजा बहाल करनी है ना, एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी के क्या किया जा सकता है आम लोगों की तरफ से? देखिए क्या किया जा सकता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? तो फिजा जो है, क्योंकि डर अभी है, मैं दिल्ली बैठे भी इस चीज को महसूस कर सकता हूं कि श्रीनगर के अंदर और वादिया कश्मीर के अंदर किस तरीके की सूरत हाल है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अकाउंटेबिलिटी की बात है, द ओनरशिप की बात है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द फेलियर। देयर इज नो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है कोई। पहली बात तो ये है ना, आदमी कुछ करे तो करे, बट यहां पर तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं। स्टेट गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू एक्सेप्ट द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर फिक्स करे? आप कह रहे हो उसको, वो कह रहा है उसको, वो कह रहा है इसको। वेयर द पीपल टू द वॉल।
हम तो ये कहते हैं कि भाई अगर आपने जो भी करना है आप फैसला कर लो। जो शरीफ लोग हैं, चाहे वो मुसलमान है, चाहे सरदार है, चाहे वो हिंदू है, हम भाई हमें बता दो क्या करना, हम उसके चल देंगे। क्योंकि आपके यहाँ पर तो मॉरल अकाउंटेबिलिटी की बात है ना, अकाउंटेबिलिटी कोई ले ही नहीं रहा है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो क्या रहा है। जैसे मैडम ने अभी कहा कि भाई ऐसा नहीं है, आप देखिए इनका ग्रीवेंस पोर्टल खुला, आप ये देखिए किसको जवाब दे, किसी को नहीं जवाब दे रहे। अकाउंटेबिलिटी कमीशन था वो बंद पड़ा हुआ है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वो बंद पड़ा हुआ है, कंज्यूमर कोर्ट वो बंद पड़ा हुआ है। कहां पर ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एक आम आदमी के लिए। मेरा तो जो बच्चा है कुपवाड़ा से आ रहा है, लोलाब से आ रहा है, या अपना बानिहाल से आ रहा है, उसको तो धक्के खाने पड़ रहे हैं। अच्छा, आप इनके जब चीफ सेक्रेटरी साहब को जवाब दे दीजिए, चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ 4 एडिशनल सेक्रेटरी लगाए हैं, सेक्रेटरी साहब से जवाब मांगे तो वहां पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी छोड़ो, उसके नीचे जो अंडर सेक्रेटरी है वो जवाब दे रहा है, और वो दूसरे डिपार्टमेंट का। ये कौन सी गवर्नेंस है, किस टाइप की गवर्नेंस हो रही है? देयर इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, एब्सोल्यूट फेलियर ऑन मॉरल ग्राउंड्स। दे शुड रिप्लेस द पीपल एंड गवर्नर साहब जो पॉलिटिकल इतने सुलझे हुए हैं। आई थिंक दे शुड टेक इट रिस्पांसिबिलिटी, यस देयर इज अ फेलियर। यानी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर सिस्टम को हमने स्ट्रीमलाइन करना होगा, तभी जाकर एतमाद की फिजा भी कहीं ना कहीं कायम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी सईद रूफ आपका, रूफ भट्ट साहब और सतीश मालदार साहब, और मेरे साथ डॉक्टर दर्शन रावी साहब फोन लाइन पर थी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप तीनों का। ये जनाब था एक पोर्शन इस खबर का। अब